नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर्ट जेनिक्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम लीगल पाठशाला में लीगल नॉलेज में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि एग्जामिनेशन व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें लगभग 32 सेक्शन हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टोटल कितने इसमें सेक्शंस हैं। तो टोटल 32 सेक्शन हैं राजस्थान कंट्रोल एक्ट में। तो शुरू करते हैं हम प्रीलिम्स से। सेक्शन नंबर 1 शो टाइटल एक्ट एंड कमेंसमेंट। द एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। It shall extend in a first instance to such of the municipal area which are comprising the district headquarters in the state, or later on to such of the other municipal area as the state government may, by notification in the official gazette, specify from time to time. Number 3, it shall come into the force from the effect of such date as the government may, by the notification of official gazette, appointed. ऑब्जेक्ट एंड रीज़न क्या है इस को बनाने के लिए? तो उसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन का जो सेक्शन है, सेक्शन 2, क्योंकि डेफिनेशन के बाद ही हम आने वाले सेक्शंस में उनके पर्पस के बारे में, उनके ऑब्जेक्ट के बारे में हम जान सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन में सबसे पहली है 2.A का एमिनिटीज़ क्या है। एमिनिटीज़ क्या है? जो नेसेसरी सप्लाईज होती हैं एक रेंट अकोमोडेशन में, वो हैं जैसे इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पासेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरीज, लिफ्ट्स, कंजर्वेंसीज, सैनिटरी सर्विस, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज और लाइक एज, जो उसमें अकोमोडेशन में हम एमिनिटीज़ के रूप में उसको रख सकते हैं। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सी है? सेक्शन 19 है, जिसके अंदर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है, उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल हम कहते हैं। लैंडलॉर्ड कौन है? मीन्स एनी पर्सन हु फ्रॉम द टाइम बीइंग इन रिसीविंग और इज एंटाइटल टू रिसीव, मतलब या तो वो रिसीव कर रहा है या रिसीव करने का वो हक रखता है। द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसिस, कोई भी प्रीमाइसिस का जो रेंट है उसको, वेदर ऑन हीज ओन अकाउंट और एज एन एजेंट और ट्रस्टी, गार्डियन और रिसीवर फॉर एनी अदर पर्सन और हु वुड सो रिसीव और बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट इफ द प्रीमाइसिस वर लेट टू ए टेनेंट। मतलब अब इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि जो ओनरशिप का रिकॉर्ड है उसी को हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। हम लैंडलॉर्ड के एजेंट को, ट्रस्टी को या गार्डियन को, या जो एंटाइटल है एज पर दी कोर्ट के अनुसार रिसीवर, तो उसको हम लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। लीज़ क्या है? मीन्स लीज़ डिफाइन इन ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में जो लीज़ की डेफिनेशन है वो है। म्यूनसिपल एरिया क्या है? म्यूनसिपल एरिया एज डिफाइंड अंडर द राजस्थान म्यूनसिपलिटीज एक्ट 2009। अब जो अकोमोडेशन है, जो प्रीमाइसिस है, उसका मतलब क्या है? वो क्या चीज़ है? किसको हम रेंट लेट आउट कर सकते हैं? जैसे फर्स्ट है, एफ का फर्स्ट है, एनी लैंड नॉट बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है ये क्वेश्चन भी, प्रीमाइसिस में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के रूप में देखें तो एनी लैंड नॉट बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है उसको हम रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर नहीं रखेंगे। नंबर 2, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग अदर दैन ए फर्म बिल्डिंग लेट और इंटेंटेड टू बी लेट फॉर ए यूज ए रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर ए कमर्शियल यूज फॉर एनी अदर पर्पस इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? द गार्डन, ग्राउंड, गोडाउन, गैरेज,
outhouses if any apartment to such building are apart, any furniture supplied by the landlord for use in such a building are apart, any fitting affixed to an amenities provided in such a building or part for the more beneficial enjoyment thereof, and any land apartment to or let with any such building apart, but does not include a room or other accommodation in a hotel, dharamshala, inn, sarai, lodge houses and hostel। तो दोस्तों इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, अगर क्वेश्चन आ सकता है भी क्या इंक्लूड नहीं है, तो उन ऑप्शनों में ये ऑप्शन भी आ सकता है कि एनी लैंड नॉट भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ है, क्या उसमें यूज़ की जा सकती है, तो हम कहेंगे नहीं। और अदर पर्पज़ जैसे कि अकोमोडेशन, जैसे कि जो परमानेंट अकोमोडेशन इसको हम नहीं कह सकते, जैसे किसी होटल में रूम लेना, धर्मशाला में, सराय में, लॉज में या हॉस्टल में रूम लेना, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन, इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द टॉप ऑफ द रूफ शैल नॉट फ्रॉम ऑफ द प्रीमाइसेस लेट आउट टू ए टेनेंट। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो जो रूफ है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। रेंट अथॉरिटी मीन्स दी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22A। रेंट ट्रिब्यूनल मीन्स ए रेंट ट्रिब्यूनल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंडर द एक्ट ऑफ सेक्शन 13। सीनियर सिटीजन मीन्स 65 ईयर और मोर। अब टेनेंट किराएदार कौन है, इसमें एक्ट के अनुसार किराएदार कौन है और कौन हो सकता है। द पर्सन बाय होम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ रेंट इज और बट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड वुड बी पेबल फॉर एनी प्रीमाइसेस टू हिज लैंडलॉर्ड इंक्लूडिंग द पर्सन who is continuing in its possession after the termination of his tenancy otherwise than by an order to a degree for eviction passed under the provision of this act, and in the event of death of the person referred in sub clause 1 जो पे कर रहा है रेंट वो, या जिसके खिलाफ इविक्शन की डिग्री पास हुई है वो, हाँ अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके अंदर in case of a premises let out for the residential purpose the surviving spouse, son, daughter, mother, father who had been ordinarily residing with him in such a premises as member of his family up to his death। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सर्वाइविंग स्पाउस है, सन, फादर, मदर, फादर, डॉटर के हिसाब से, जो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ के उसके साथ रह रहे थे, उसको हम एज ए टेनेंट यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रीमाइसेस लेट आउट फॉर द कमर्शियल और बिजनेस पर्पस, अगर वो जो बिल्डिंग है वो कमर्शियल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए दी हुई है, तो हिज सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर हु हैड बीन ordinarily carrying on a business with him in such a premises as the member of his family up to his death। Tribunal means is a appellate rent tribunal if a rent tribunal as the case may be। अब चैप्टर 2nd और 3rd not to apply to certain premises and tenancies nothing contained in sector 1 2। अब जो ऊपर आप देख रहे हैं 1 2 और 3 ये जो दिए गए थे ओल्ड लॉ में, ये 2017 में इनको ख़त्म कर दिया गया है। तो उसके बाद हम 1 2 3, क्योंकि ये जो पुरानी जो बुक्स हैं उनमें ये 1 2 3 दिखाए गए हैं, तो हम उनको पहले ही क्रॉस कर दें कि हमें ये पढ़ना ही नहीं है कि क्या है। लेकिन हम इतना याद रख सकते हैं भी कौन कौन से सेक्शन हैं जो सेक्शन 3 में, सब सेक्शन में जो डिलीट किए गए हैं वो सब सेक्शन 1 2 और 3 है। तो 4 से शुरू करते हैं हम कि किस किस प्रीमाइसेस पे टेनेंसी पे ये लागू होता है। टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। कि चैप्टर 2nd और 3rd है ये नोट टू अप्लाई सर्टेन प्रीमाइसेस, उस पर ये एक्ट है जो लागू नहीं होता है। कहाँ पर? टू एनी प्रीमिस बिलोंगिंग टू और लेट आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। To a premises belonging to are to let out by the body corporate constituted by a central act or a Rajasthan act। In any premises belonging to the government, company,
एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। नंबर 7, टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू द देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट which are managed and controlled by the government or to any property of a Waqf registration under the Waqf Act 1995। नंबर 8, to any premises belonging to the such religious, charitable, educational trust, class of such trust as may be specified by the government to notify in the official gazette, to any premises belonging to or vested in a university established by law for the time being force, to any premises let to bank or any public sector undertaking or any corporation established by under the central government act or the state government, or a multinational companies or any private limited companies or a public limited company having a paid up capital of rupees 1 crore or more। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कितनी पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल तक उनको एग्जम्प्टेड है, तो वो अगर 1 करोड़ या इससे ज़्यादा है तो वो एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज ऑफ बैंक मीन्स द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, ए सब्सिडरी बैंक इन डिफाइन इन द स्टेट बैंक ऑफ सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959, ए कोरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक constituted under section 3 of a banking company's acquisition and transfer of undertaking act 1970 and other, any other bank being a scheduled bank as defined in clause E of section 2 of a Reserve Bank of India 1934। नंबर 11 है to an premises let out to a citizen of a foreign country or to an embassy, high commissions, legislation or any other wholly of the foreign state or a such international organization as may be specified by the state government by notification in official gazette। अब सेक्शन 4 क्या कहता है? रेंट टू बी एज एग्रीड, द रेंट पेबल फॉर एनी प्रीमाइसेस shall subject to the other provision of this act be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant, and it shall not be include the charges payable for indemnity which may be agreed upon separately and shall be payable accordingly। जो रेंट क्या हो सकता है? जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अनुसार हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो एमिनिटीज़ हैं उनके चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। पेमेंट एंड रिमिटेंस ऑफ रेंट बाय द टेनेंट, सेक्शन 5, अनलेस एग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट by the 15th day of the month next following the month of the rent is payable। जिस महीने का रेंट है वो उसके अगले 15 जो तारीख है 15 डे है उस तक हमें वो देना है। एवरी टेनेंट हु मेक्स ए पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ए रेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट पेड ड्यूली साइंड बाय द लैंडलॉर्ड और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। A tenant may make a payment to the landlord or his duly authorized duty लिखा है, ये duly authorized है यहाँ पे, duly authorized agent by any of the following method: by the payment by cash, by the personal payment, by cash, by check, by bank draft, ये bank draft लिखा है यहाँ पे bank draft, or by the payment in a bank account as may be specified by the landlord or by the remitting the through the postal order money order। Landlord shall disclose to the tenant his bank account number, name of the bank in the same municipal area in the agreement by the notice to send to him the registered post and acknowledged due। चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, तो रिवीजन ऑफ द रेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंट टेनेंसी, कि हम उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं एक रेंट को, जैसे अगर कम रेंट है और उसको रेंट को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उस अमाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम रिवीजन कहेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट दो एग्जिस्टेंट टेनेंसी जो चल रही है उसमें। सेक्शन 6 कहता है नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू एनी एग्रीमेंट वेयर ए प्रीमाइसेस हैज बीन लेट आउट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट द रेंट देयरऑफ शैल बी लायबल टू रिवाइज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इंडिकेटेड बिलो। फार्मूला क्या है वो?
where the premises have been let out prior to 1 जनवरी 1950, it shall be deemed to have been let out on 1 जनवरी 1950। अगर 1 जनवरी 1950 से पहले की है तो हम मानेंगे कि वो 1 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश की गई है। एंड द रेंट पेबल एट द टाइम शैल बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए रेंट शैल बी मर्ज्ड इन सच ए रेंट आफ्टर द 10 ईयर। अब जो इंक्रीज वाला अमाउंट है वो कब रेंट एक टोटल अमाउंट में इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो 10 साल के बाद जो अमाउंट बढ़ा है पर ईयर के हिसाब से, जो रेंट आउट था उसके हिसाब से, तो उसको ऐड कर लिया जाएगा। फिर उसके ऊपर 5% 10 साल के बाद लगना शुरू होगा। द अमाउंट ऑफ रेंट इज अराइव्ड एट द शैल एज अगेन टू बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन ए सिमिलर मैनर अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब तक एक्ट बना है जब तक वो प्रोसीजर चलेगा। वेयर द प्रीमाइसिस हैज़ बीन लेट आउट ऑन द 1 जनवरी 1951, द रेंट पेबल at the time of commencement of tenancy shall be liable to increase as a rate of 5% per annum, and the amount to be increase of rent shall be merged in a such a rent after the 10 year. The amount of rent as arrived at shall be again to liable to be increased at the 5% per annum, similar as a manner prescribed before the commencement of the act. Subsection 2. Note with anything contained in a subsection 1 where the period of 10 year for the merge of increasing of rent subsection 1 is not completed up to the year of commencement act। जिस दिन ये एक्ट बना जब तक वो 10 साल नहीं इंक्लूड नहीं, अगर पूरे नहीं हुए हैं, the rent at the 5% per annum shall be increased up to the near of the commencement of the act and amount of increase of rent shall be merged in a rent। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे 1951 के बाद अगर कोई एक्ट, अगर कोई रेंट एकोमोडेशन है और इस जो एक्ट कमेंसमेंट हुआ अगर उस तक 10 साल नहीं होते हैं, तो जब तक ये कमेंसमेंट हुआ है जब तक के एक्ट इंक्रीजिंग अमाउंट को हम मर्ज कर सकते हैं। अगर 8 साल ही पूरे हुए हैं रेंट आउट देने के बाद और कमेंसमेंट के बीच में 8 साल पूरे हुए हैं, तो हम 8 साल के को ही मर्ज करेंगे और उसमें आगे के लिए मर्ज करके उसको फर्दर इंक्रीज के लिए हम उसको रख लेंगे। द रेंट अराइव्ड at according to the formula given in subsection 1 or 2 shall after the completion of the each year of the year commencement of the act again is liable to be increased and paid up 5% per annum amount increase of the rent shall be merged in such a rent 10 years such tenant shall further be liable to be increased as a similar rate। अगर से 10 साल पूरे हो गए हैं उसको मर्ज हो गया है तो उसके बाद भी हम आगे 10 साल बाद उसको ऐसे ही रिवाइज करते रहेंगे। The rent revised as per formula given in subsection 1 and 2 shall be payable after the commencement of the check from the date of agreed upon between the landlord and the rent, where any petition is filed by the rent tribunal for the date filing of the such petition। Revision of the rent in respect of a new tenancy। अगर टेनेंसी नहीं है तो उसमें रिवाइज कैसे करेंगे? In the absence of any agreement to the contrary, the rent of the premises let out after the commencement of the act shall be liable to be increased rate of 5% and amount of increase shall be merged such a rate after the 10 year, and such rent shall further be liable to increase at the similar rate and merge in a similar manner till the tenancy subsist। जब तक टेनेंसी है जब तक हम उसको इसी प्रोसीजर में 10 साल के गैप 10 साल के बाद उसको हम मर्ज कर सकते हैं। चैप्टर 3 का जो नाम है वो टेनेंसी, उसके टाइप ऑफ टेनेंसी, इविक्शन कैसे होगी, इस बारे में हम जानेंगे। सेक्शन 8 क्या कहता है? दी लिमिटेड पीरियड ऑफ टेनेंसी, इसमें टाइप ऑफ टेनेंसी भी कह सकते हैं। ए लैंडलॉर्ड में लेट आउट द प्रीमाइसेस फॉर ए रेजिडेंशियल पर्पस फॉर ए लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। अब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 3 साल से अधिक के लिए हम टेनेंसी या रेंट एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कितने साल के लिए? नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। उसके बाद इन सच ए क्लास the landlord and the purpose tenant shall submit a joint petition before the rent tribunal for permission to enter into the limited period tenancy and for the grant of certificate for recovery of possession। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो पार्ट 2 है वो बनता है, और लगातार 3-4 साल से आया भी है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन है वो कौन से सेक्शन में दिया जाता है। तो सेक्शन 8 में ही है। इन सच ए केस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड ए प्रपोजल टेनेंट शैल सबमिट ए जॉइंट पिटीशन हैव बीन रेंट ट्रिब्यूनल फॉर द पोजेशन टू एंटर इनटू द लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड टू ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन उसको दिया जाता है। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट ए permission immediately and issue a certificate of recovery of possession for such premises executable on expiry of a period mentioned in a certificate. However, such premises shall not be granted for more than 3 times for the same premises. अब ये जो परमिशन है पोजेशन की एक प्रीमाइसिस के लिए केवल 3 टाइम ही हमें मिल सकती है, प्रोवाइडेड दैट द सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशंस issued in the section shall lapse if the petition of execution thereof not been filed before the tribunal within a 6 month iron the date which certificate became executable. अब जो 8(2) में जो सर्टिफिकेट जो पोजेशन का इशू किया गया है वो कब लैप्स हो जाएगा? विद इन ए 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्टिफिकेट बिकेम एग्जीक्यूटेबल। जिस दिन से एग्जीक्यूटेबल है उस दिन के 6 month के अंदर अंदर हमें कोर्ट में डालना पड़ेगा। इविक्शन कैसे कर सकते हैं? सेक्शन 9 में दिया गया है इविक्शन ऑफ टेनेंट्स, और वो कंडीशंस क्या हैं इविक्शन की वो सब हम इसमें सेक्शन 9 में जानेंगे। नोट विथ एनीथिंग कंटेन इन एनी other law or a contract but the subject to the other provision of the act, the rent tribunal shall not order eviction of a tenant unless it is satisfied that the following conditions जो दी गई हैं जब तक वो satisfy नहीं होगी जब तक eviction के order नहीं होंगे। वो conditions क्या हैं? The tenant has neither paid nor tender the amount of rent due front him for 4 months। अगर 4 महीने से किराएदार ने किराया नहीं दिया है तो इविक्शन पिटीशन हम डाल सकते हैं और उसमें इविक्शन उसके खिलाफ हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड अंडर दिस क्लोज शैल नॉट बी अवेलेबल टू द लैंडलॉर्ड इफ ही हैज़ नॉट डिस्क्लोज द टेनेंट इज ए बैंक अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ बैंक अकाउंट नंबर और म्यूनसिपल एरिया और एग्रीड बाय द नोटिस टू द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू। हाँ, ये जो कंडीशन है 4 month की वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी जहाँ पर जो मकान मालिक है अगर उसने अपना बैंक अकाउंट उसका नाम IFSC कोड या जो बैंक से रिलेटेड है ताकि वो उसमें जमा अगर वो उसने नहीं दिया है तो ये 4 month की कंडीशन वहाँ अप्लाई नहीं होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द नो पिटीशन ऑन द ग्राउंड अंडर द क्लोज शैल बी फाइल्ड अनलेस द लैंडलॉर्ड हैज़ गिवन इट्स नोटिस टू द टेनेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू डिमांडिंग एरियर ऑफ रेंट एंड द टेनेंट हैज़ नॉट मेड द पेमेंट ऑफ एरियर रेंट ए पीरियड ऑफ ए 30 day फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विसिंग नोटिस। अब पटिशन कब होगी? सबसे पहले तो हमें एरियर ऑफ रेंट का नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस देने के बाद 30 days वेट करने के बाद ही हमारी पटिशन हम कोर्ट में डाल सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम अपनी पटिशन कब डाल सकते हैं? नोटिस के 30 days के बाद, और कंपलसरी नोटिस हमें इविक्शन का देना पड़ेगा एरियर ऑफ रेंट का। अब एक्सप्लेनेशन के बाद दी पर्पस ऑफ द क्लोज द रेंट शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन टेंडर्ड विद इन ए सेनी रिमिटेड थ्रू द मनी ऑर्डर टू द लैंडलॉर्ड बाय द प्रॉपर्टी एड्रेस द सेम हैविंग बीन डिपॉजिट इन द रेंट अथॉरिटी और द टेनेंट हैज़ विलफुली कॉज as permitted to be caused damage to the premises. The tenant has without written permission of the landlord made or permitted to be made any construction with his materially altered by the premises like to be denies the value of the property. अगर जो किसी प्रकार का डैमेज करता है टेनेंट विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन करता है जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए, द टेनेंट हैज़ क्रिएट ए न्यूसेंस
or has done an act which is inconsistent with the purpose of the act was admitted to the tenancy of the premises which is likely to be affected adversely and substantially to landlord interest therein। अगर ऐसा भी कोई कार्य करता है जिससे लैंडलॉर्ड का जो इंटरेस्ट है वो इफेक्टेड होता है तो भी इविक्शन पटिशन उसके खिलाफ हो सकती है। द टेनेंट हैज़ असाइन, सबलेट करता है, किसी और को देता है। अदरवाइज parted with the possession of the whole or pale of the premises without the written permission of the landlord, देता है विदाउट द परमिशन ऑफ किसी और को पोजेशन देता है तो भी इविक्शन का पटिशन उसके खिलाफ हो सकती है। एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज़ एसेंशियल दैट द सम पर्सन अदर देन द टेनेंट इज इन द exclusive possession of the whole of the or at the part of the premise, it shall be presumed that the tenant has either sublet or parted the possession of the whole or part of the premises as the case may be। जैसे ऊपर कहा गया है कि सबलेट करता है या उसको पार्ट पोजेशन का जो है उसको पार्ट करता है पार्टली या होली। तो अगर उसने अगर उसको सबलेट नहीं किया है और फिर भी वो किसी दूसरे के पोजेशन में उस प्रीमाइसिस का जो पार्ट है या होल पार्ट है और किसी और के कब्जे में, तो माना जाएगा कि ये टेनेंट ने ही उसको दिया है। द टेनेंट हैज़ रिनाउंस्ड द कैरेक्टर एज द डिनाइड बाय टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द लेटर हैज़ नॉट वेव्ड हिज राइट और कंडेन द कंडक्ट ऑफ द टेनेंट। अब लैंडलॉर्ड का जो मालिकाना हक है उसको डिनाइड करता है तो भी उसकी इविक्शन हो सकती है। द प्रीमाइसेस वर लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस बट हैज़ बीन पुट द कमर्शियल यूज होल और पार्टली। उसको जो प्रीमाइसेस दी गई है वो रेजिडेंशियल के पर्पस के लिए दी गई है और उसमें वो कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो भी। द प्रीमाइसेस वर लेट आउट टू द टेनेंट रेजिडेंशियल पर्पस बाय द रीजन ऑफ बीइंग इन द सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड and the tenant has ceased to be in such a service and employment। अब अगर कोई कर्मचारी मालिक के दिए गए जो रूम्स हैं उसमें रहता है और वो उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है उसकी एम्प्लॉयमेंट, तो भी उसको इविक्शन उसमें से करना पड़ेगा। The premises are required reasonably or bona fide by the landlord for the use of an occupation of himself or his family for the use of occupation of any person for whose benefit to permission are held। अगर उसको पर्सनल यूज के लिए या फैमिली यूज़ के लिए उसको चाहिए तो भी इविक्शन का ऑर्डर सेक्शन 9 में हो सकता है। Provided that where the degree of eviction from any premises is sought by the landlord under the clause 1, he shall be prohibited from letting out the same to any other person within a period of a 3 year, and in case the premises is let out, the tenant shall be entitled for a restoration of the possession of a petition moved by the before the rent tribunal, and the rent tribunal shall dispose of the case petition expediently and the procedure laid down in section 16 such mutandis applies। अब अगर सेक्शन जो क्लोज जे है ये जो लास्ट वाला सेक्शन है HI है जो I है, अगर इसके अनुसार वो इविक्शन पटिशन उसकी अलाउड हो जाती है मालिक की लैंडलॉर्ड की और उसके बावजूद विद इन ए 3 ईयर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हो सकता है भी कितने दिन तक एज पर दी सेक्शन 9 का जो I पार्ट है कितने दिन तक वो लेट आउट नहीं कर सकता, वो है 3 ईयर्स तक लेट आउट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो टेनेंट रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन की पटिशन डाल सकता है और उसका प्रोसीजर सेक्शन 16 में जो आने वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। जे द टेनेंट हैज़ बिल्ड आर एक्वायर्ड वैकेट पोजेशन ऑफ आर हैज़ बीन अलॉटेड suitable premises equitable for this requirement। The premises have not been used without the reasonable cause for the purpose of which they lay down, let fire or continuing period of 6 months immediately preceding the date of the petition। The landlord has been required by the authority under the law
who abate the over the crowding of the premises, उसको भी ख़त्म करे. The landlord require the premises in order to carry out any building work at the instance of the state government locality in pursuance of the improvement of the scheme and development scheme, because the premises here became unsafe or unfit for the human habitations. इसके लिए हमें ये eviction petition डाली जा सकती है. ये जो पार्ट दिए गए हैं, राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू रिकवर द इमीडिएट पोजेशन. अब ये तो है कि वो कंडीशंस अगर वायलेट करता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द सेक्शन 9 तो पोजेशन इविक्शन पिटीशन डाल सकते हैं. हाँ, अब सेक्शन 10 कहता है कि राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस. इमीडिएट पोजेशन सर्टेन केसेस में हो सकता है. किस तरह से? फर्स्ट है, नोट एनीथिंग स्टैंडिंग कॉन्ट्ररी कंटेन इन दिस एक्ट or an other law for the time being force or any contract or uses, a landlord shall, on a petition being filed in a behalf of the rent tribunal, be entitled to recover the immediate possession of the residential person if he is or was a member of any armed force or a paramilitary force of union and the aforesaid petition is filed within 1 year prior to the subsequent to the date of the retirement, release of the discharge, as the case may be, within a period of a 1 for the date of commencement of the date, there is a letter. अब इमीडिएट पोजेशन एक मिलिट्री ऑफिसर को एक आर्म फोर्स में काम करता है तो 1 साल पहले ही वो उसकी सब्सिक्वेंट डेट जो उसकी रिटायरमेंट की है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी की है, वो उससे पहले पिटीशन डाल के पोजेशन रिकवर कर सकता है. इज़ और वाज एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और द स्टेट गवर्नमेंट का है और ए लोकल बॉडीज़ का है और स्टेट ओन कॉरपोरेशंस का है. फाइल द अफोरसेड पिटीशन विद इन ए पीरियड ऑफ ए 1 year प्रायर टू द सब्सिक्वेंट डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट आल्सो. ही बिकेम ए सीनियर सिटीजन. फाइल द अफोरसेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रीमाइसिस. 3 साल के बाद अगर प्रीमाइसिस 3 साल अगर वो सीनियर सिटीजन हो गया है और जो टेनेंसी है वो 3 साल की अभी नहीं हुई है तो आफ्टर 3 year कंप्लीशन होने के बाद वो पिटीशन डाल सकता है. अगर 3 year उसके कंप्लीट हो गए हैं और वो सीनियर सिटीजन भी हो गया तो इमीडिएट ही वो अपनी पिटीशन डाल सकता है. ए डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव और द लैंडलॉर्ड हु was a member of any armed force or a paramilitary force for the union has been died during to the course of employment shall own the petition being filed in his behalf in a rent tribunal to be entitled to recover the immediate possession of the residential purpose if the petition is filed by him within a period of a 1 year from the death of such member as a within a period of a 1 year from the date of commencement of the whichever is latter जो बाद में आएगी. After the death of the landlord, his widow shall own the petition being filed in his behalf in a rent tribunal to entitle recover the immediate possession of the residential premises in a petition is filed by within the period of 1 year from the date of the death of the husband. 1 year के अंदर हस्बैंड की डेथ के वो ये पिटीशन इमीडिएट पोजेशन की डाल सकती है. Where the landlord has let out more than one premises, the petition under subsection 1 shall be maintainable in respect of a one rented premises only to the chosen by the landlord and the petition under section 1 shall be maintainable only if the petition is not residing in his own premises in the same municipal area. अब जो ऊपर की जो कंडीशन है इमीडिएट पोजेशन की वो अगर 2 से ज़्यादा रेंटेड आउट हैं तो सिर्फ वो एक प्रीमाइसिस के लिए एप्लीकेबल होगी. वो सिर्फ एक प्रीमाइसिस का ही इमीडिएट पोजेशन रिकवर कर सकता है. और उसकी एक कंडीशन और भी है, उस जो म्यूनसिपल एरिया में है उसका रेजिडेंशियल है, वो जो रिजाइडिंग है उसका ओन हाउस वहाँ पर उस म्यूनसिपल एरिया में नहीं होना चाहिए. ये भी उसकी दूसरी कंडीशन है. वेयर ए लैंडलॉर्ड आफ्टर लेटिंग ए आउट हिज प्रीमाइसेस ऑन द ग्राउंड फ्लोर हैज़ इंकर्ड सच परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू द विच ही इज़ अनेबल टू स्टेयरकेस और रिक्वायर द ग्राउंड फ्लोर premises for own residential, he shall own the petition being filed title as behalf in a rent tribunal. The entitled to recover immediate possession of such ground floor premises on is furnishing a certificate from the duly constituted medical board of a
hospital about such of the permanent disability and they satisfy the tenant tribunal has no suitable residential premises for own or ground floor in a possession of in a same municipal area. अब अगर जो लैंडलॉर्ड है वो किसी भी कारण से डिसेबल्ड हो गया है, अगर फर्स्ट फ्लोर जैसे ग्राउंड फ्लोर पे उसने रेंट दे रखा है और रेंट पे दे रखा है और सेकंड फ्लोर पे वो रहता है, तो जो फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका इमीडिएट पोजेशन वो ले सकता है। इस कंडीशन पे उसको ग्राउंड फ्लोर का मिल सकता है पोजेशन। उसकी कंडीशन भी है यही है कि उस जो सेम म्यूनसिपल एरिया है उसमें उसका कोई अनदर हाउस नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड दैट इट टेनेंट इज प्रोवाइडेड प्रिपेयर टू वैकेट pound of premises in exchange of a premises in occupation of a landlord for the upper floor, the rent tribunal shall pass an order of immediate possession in favor of a landlord only on the condition that the landlord shall make available proportionality equal portion of the premises in occupation upper floor to the tenant, and such terms and condition may be applied to the tribunal. अब लोअर फ्लोर तो उसने ले लिया, अब अपर फ्लोर भी अब उसको टेनेंट को उसको देना पड़ेगा उसी पोर्शन में, और उसकी जो अदर कंडीशंस हैं वो सेक्शन 16 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ ए इलीगल इविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयरऑफ। अब जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में जो प्रोसीजर दिया गया है उसके अनुसार इलीगली डिस्पोज ऑफ टेनेंट को कर देता है लैंडलॉर्ड, तो इमीडिएट पोजेशन और रेस्टोरेशन पोजेशन की जो एप्लीकेशंस है वो कब और कैसे लगेगी वो हम सेक्शन 11 से जानेंगे। सेक्शन 11 क्या कहता है? रेस्टोरेशन ऑफ ए पोजेशन ऑफ ए इलीगली डिस्पोज ऑफ टेनेंट। अगर टेनेंट ने इलीगली डिस्पोज ऑफ कर दिया है, इफ़ एनी टेनेंट इज ए डिस्पोज ऑफ बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द रेंटेड प्रीमिसेस विदाउट द कंसेंट अदरवाइज देन बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ही मे विदाउट 30 days from the date of knowledge of such dispositions file a petition before the rent tribunal for restoration of possession therein। सेक्शन 11 में वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन डाल सकता है कब तक? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। जिस दिन उसे डिस्पोजेशन की नॉलेज है, जिस दिन उसे डिस्पोजेस किया गया है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो रेस्टोरेशन की पटिशन डाल सकता है। प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। अब अगर इलीगली उसने इविक्ट कर दिया तो उसका प्रोसीजर क्या है? द टेनेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग रिकवरी ऑफ ए पोजेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट शैल फाइल ए पटिशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल एंड सच पटिशन शैल बी accompanied by the affidavit and a document if any upon which tenant or a person entitled to recover a possession wants to rely. Number 2, the rent tribunal upon filing of a petition under subsection 1 shall issue a notice to accompanied by the copy of a petition, affidavit and a document, fix a date not later than 21 days from the date of service of the notice. अब 21 डेज के सर्विस नोटिस के बाद रिक्वायरिंग द लैंडलॉर्ड टू सबमिट ए रिप्लाई अकोमोडेशन, कंपनी अपना रिप्लाई देगा विद एफिडेविट और डॉक्यूमेंट इफ एनी विच इज लैंडलॉर्ड रिलाइज द सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी अफेक्टेड थ्रू द प्रोसेस सर्वर फॉर द ट्रिब्यूनल और ए सिविल कोर्ट एज द केस में बी रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेज ड्यू नोटिस ड्यूली सर्व बाय दीज मोड शैल बी ट्रीट एज ए सफिशिएंट सर्विसेज. The landlord may submit his reply affidavit document after serving the copy of a same on the petition within a period of not the exceeding of 10 days from the date of service of notice. The petitioner 10 दिन के अंदर अंदर अपना रिप्लाई फाइल करेगा लैंडलॉर्ड. The petitioner may file the rejoinder if any after serving copy of the same of the landlord within a period of a 7 days from the date of service of reply. The rent tribunal shall thereafter fix a date of hearing which shall not be later than the 15 days from the date of fix for the filing of or rejoinder. The petition shall be disposed of within a period of a 90 days from the date of service of notice on the landlord. अब कितने दिन के अंदर अंदर ये जो प्रोसीडिंग है ख़त्म करनी है रेस्टोरेशन की? तो 90 डेज जब से उसको नोटिस हुआ लैंडलॉर्ड उसके 90 डेज के अंदर अंदर. उसके बाद द रेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर होल्डिंग सच summaries inquiry as it
deems necessary to determine whether a petitioner has been illegally disposed from the rent premises without the consent otherwise than by the due process of law, shall dispose of the petition by the ordering the immediate restoration of a possession of a premises to the tenant. The tribunal may also award the adequate compensation to the tenant to the hardship and the inconvenience caused by him. Looking at the fact of the circumstances of the case, shall be liable to the landlord, and the tribunal shall issue a certificate recovery of immediate possession. अब जो इमीडिएट पोजेशन के अंदर है उसकी कंपनसेशन भी उसको टेनेंट को दिया जाएगा, और टेनेंट को सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन, उधर सेक्शन 8 में क्या था, सेक्शन 8 के 2 में था कि रिकवरी ऑफ पोजेशन था, इसमें क्या है सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन, वो सेक्शन 12 का 4 पार्ट में है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर ऑफ रिवीजन, रेंट एंड इविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशंस, चैप्टर 5 में। तो रेंट ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कौन इसका मेंबर होगा, सेक्शन 13 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल कैसे होगा। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट सच ए नंबर ऑफ ए रेंट ट्रिब्यूनल एज द प्लेस as may be deemed necessary by the notification of official gazette, where two or more tribunals are constituted for an area. The state government may by the general and specific order regulate the distribution of a business among them. A rent tribunal shall consist of one person only, thereafter referred to the presiding officer appointed by the high court. No person, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर द रेंट अनलेस ही हैज़ ए मेंबर ऑफ ए राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज नोट बिलो द रैंक ऑफ चीफ जुडिशियल सीनियर डिवीजन सी, रैंक से कम नहीं होना चाहिए और वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस में होना चाहिए। नंबर 5, एनीथिंग कंटेन इन ए सब सेक्शन 3, the High Court may authorize the presiding officer of a one tribunal to discharge the function of the presiding officer to another rent tribunal also. अब हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर सकते हैं कि जैसे 2 ट्रिब्यूनल हैं तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोनों का ही काम करेगा। प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट, अब रिवीजन कैसे हो सकती है, रिवीजन कितनी हो सकती है तो हमने पढ़ा था। अब रिवीजन का जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा। द लैंडलॉर्ड में सीक ए रिवीजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6 और ए सेक्शन 7 बाय द petition बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल कंपनी बाय द एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट इफ एनी। ऑन फाइलिंग ऑफ ए सच petition in a rent tribunal shall issue a notice accommodation by copy of petition, affidavits and documents to the opposite party, fixing a date not later than 30 days from the date of issue of notice. The opposite party may file reply affidavit and accommodation after serving a copy of a same in a petition within a period of a not exceeding 30 days from the date of service of notice. The several notice shall be effected through the process server, tribunal, civil court as well as the registered post acknowledged due, notice duly served by them, method of as may be treated as a sufficient services. The petitioner may thereafter file a rejoinder if any service copy of opposite party within a period of not exceeding 15 days from the date of service of reply. The rent tribunal shall thereafter fix a date for hearing which shall not be later than the 19 days from the date of service of notice on the tenant. The rent tribunal during the course of the such hearing may hold an summary inquiry if deemed necessary the rent formula under section 6 and 7 and issue a recovery certificate indicating the date from the such shall be rent payable. The petition shall be disposed of within a period of 150 days from the date of service of notice to the tenant. 150 दिन के अंदर अंदर ये जो प्रोसीजर है ये सारा ख़त्म करना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा। प्रोसीजर फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट, अब इविक्शन कैसे होगा। द लैंडलॉर्ड or any person claiming possession shall file a petition before the rent tribunal and shall petition shall be accompanied by the affidavit and document as may be the landlord shall be claiming the possession want to rely, जिन डॉक्यूमेंट्स पर वो रिलाई करता है इविक्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपनी पिटीशन डालेगा।
Number 2, the rent tribunal upon the filing of the petition of subsection 1 shall issue a notice to accompanied by the copy of a petition affidavit document if any fixing a date of not later than a 30 day from the date of issue of a notice required to tenant to submit the reply accommodation by the affidavit and document if any on which the tenant relies. The service of notice shall be effected through the process server of tribunal and a civil court as well as by the registered post. Acknowledgement due notice duly served by this method shall be treated as sufficient service. The tenant may submit his reply, affidavit and document copies within a not exceeding 40 days के अंदर देना पड़ेगा जब उसकी सर्विस ही है उसे. The petitioner may thereafter file a rejoinder if any after serving copy of opposite party within a period of a 30 day from the date of सर्विस ऑफ रिप्लाई. सर्विस ऑफ रिप्लाई के विदिन 30 डेज में वो रिजॉइंडर की एप्लीकेशन पटिशन डाल सकता है. द रेंट ट्रिब्यूनल शैल देयर आफ्टर फिक्स इट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट बी द लेटर देन 180 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ए सर्विस ऑफ ए नोटिस ऑन द टेनेंट. द पटिशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विदिन ए पीरियड ऑफ ए 200 और ए 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट. तो डिवीजन पटिशन की जो इविक्शन पटिशन की है वो 240 दिन के अंदर वो डिसाइड करनी पड़ेगी. वेयर द रेंट ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच हियरिंग मे होल्ड सच समरी इंक्वायरी इट डीम नेसेसरी एंड डिसाइडेड द पटिशन द रेंट मे बी मेक फॉर कंसलिंग द स्टेट सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी. वेयर द रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइडेड द पटिशन इन फेवर ऑफ ए लैंडलॉर्ड ही शैल इशू ए सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफ पोजेशन इन दिस टेनेंट. The certificate issue under subsection 1 shall not be executable for a period of 3 months from the date of decision. Executable कब होगा ये जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा सबसेक्शन 7 में 3 महीने के बाद. Provided that the case of a premises let out for the commercial use, such certificate shall not be executable for the period of a 6 months from the date of decision. अब जो 3 मंथ्स की जो सब सेक्शन 8 में पड़ी है कि 3 मंथ के अंदर के बाद वो एग्जीक्यूटेबल होगा. अगर यही जो कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग है उसको इविक्शन है तो वो 6 मंथ के बाद एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 16 प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन. जो इमीडिएट पोजेशन का प्रोसीजर है वो कैसे होगा. लैंडलॉर्ड और एनी पर्सन क्लेमिंग द इमीडिएट पोजेशन शैल. अब ये ज़रूरी नहीं है कि लैंडलॉर्ड ही इविक्शन पिटीशन में इमीडिएट पोजेशन मांगेगा. इमीडिएट पोजेशन एज ए रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन में उसको भी लैंडलॉर्ड जो टेनेंट भी उसमें मांग सकता है. क्लेमिंग द इमीडिएट पोजेशन शैल फाइल ए पिटीशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल एंड सच पिटीशन शैल बी अकम्पनी विद द एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्स. द रेंट ट्रिब्यूनल अपने फाइलिंग ऑफ द पिटीशन सेक्शन शैल इशू ए नोटिस टू अकम्पनी विद द पिटीशन एफिडेविट के साथ साथ नोटिस करेंगे. Not later than 30 days from the date of service of the notice required to tenant to submit the reply accompanied with an affidavit if any of such tenant rely. The service of a notice shall be effected through the process servers as the civil court process. The tenant may submit his reply, affidavit and a document after serving the copy of the same on the petition within a period of not exceeding 30 days के अंदर अपना reply देगा अपने document के साथ. The rent tribunal shall thereafter fix a date of hearing which shall not be later than 90 day from the date of 90 days से ज़्यादा की वो डेट उसमें नहीं हो सकती उसके बाद जब नोटिस हो गया है. The rent tribunal during the course of such hearing may hold such summary inquiry करने के बाद it shall deem necessary to determine the whether the petitioner is a landlord or a categorical under section subsection 3 of section 10 or being the satisfied that the petitioner belonging to any of the category of landlord specified in a subsection 1 of subsection 3 or 10 shall dispose of the petition within a period of a 120 day from the date of service of the notice. The certificate issue on such section 5 shall not be executable period of a 3 months. Section 17 fixing of the day of appearance of a parties before the appeal tribunal and supply of copy of the final order. कब करेंगे. The rent tribunal while filing the finally deciding a petition in which it is not proceeding ex parte against any party shall fix a date beyond 2 months but not beyond the 6 months of the decision of the appearance of the party to the petition before the appeal tribunal to which the
appeal filed against the final order lie, and the party to the petition shall appear before such appellate tribunal on such a date to receive the notice of the appeal, if any, filed against the final order of the rent tribunal. The date of so fixed shall be mentioned in a final order passed by the rent tribunal, and copy of the final order shall immediately after the pronouncement of the order he delivered to the party against whom the same is made, and if the final order is partly against one party and partly against another party, and both the parties may refer the appeal against the final order, the copy of a final order shall be delivered to both of the parties. The copy of the final order shall hear the endorsement under the seal of a presiding officer, the same being supplied under the provision of the party referring in appeal along with this appeal. जुडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन कहाँ पे हम ये अपना जो पिटीशन है वो डाल सकते हैं। सेक्शन 18 के अंदर दिया गया है जुडिक्शन कंटेन एनी ऑफ लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स द एरिया ऑफ एक्सटेंट ओनली द रेंट ट्रिब्यूनल आर इज नो ए सिविल कोर्ट शैल हैव ए जुडिक्शन टू हियर डिसाइड द पिटीशन रिलेटिंग टू द dispute between the landlord and tenant, matter connected thereto or ancillary thereto, filed under the provision of the केवल रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर ही डाला जाएगा। सिविल कोर्ट की पावर इसमें बाढ़ है। प्रोवाइडेड दैट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल इन डिसाइडिंग दैट द पिटीशन व्हिच शैल कंटेन इन द चैप्टर 2 and 3 ऑफ दिस एक्ट नॉट अप्लाई हैव टू एग्री टू प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और एनी अदर substantive law apply to such manner in a manner in which the law would have been applied to the dispute being brought before the civil court by the way of dispute। अब सेक्शन 2 और 3 में जो रेंट राजस्थान रेंट कंट्रोल के अंदर जो प्रीमाइसेस नहीं होती हैं या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आती हैं उनको हम सिविल कोर्ट में डाल सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर द नथिंग कंटेन इन द शेल क्लेम टू बी एम्पावर्ड टू द रेंट ट्रिब्यूनल टू एंटरटेन द पिटीशन इन्वॉल्विंग द डिस्प्यूट लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बीच विद प्रोविजन ऑफ राजस्थान प्रीमाइसेस eviction and authorized occupation act 1980 and the premises act 1900 applies where the petition only for the recovery of a unpaid rent or arrear of a rent file the time schedule and the procedure enumerated in a section 14 shall the mutatis mutandis apply to such petition where the petition of the possession of recovery to title in respect of premises and tenancy which is recovered from chapter 2 and 3 is not apply the time schedules and procedure enumerated in section 15 shall mutandis apply। अब सेक्शन अगर चैप्टर 2 और 3 की प्रीमाइसिस है तो सेक्शन 14 में, और अगर वो उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है तो सेक्शन 15 में हम उसे डाल सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील्स एंड लिमिटेशन क्या है सेक्शन 19 में क्या कहती है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट इन सच ए मैनर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड ए place as may be deemed necessary by it by the notification in official gazette where two or more appellate tribunal are constituted by an area the state government by the general and specific order regulate the distribution of business among them. The appellate tribunal shall consist of one person by referred by the presiding officer. Appellate tribunal is appointed by the high court. No person shall be eligible for the presiding officer in a tribunal unless the member of Rajasthan Higher Judicial Service not less than 3-year experience. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the High Court may authorize the presiding officer of one tribunal to discharge a function of another tribunal. For every final order passed by the rent tribunal, an appeal shall lie for the appellate tribunal within a local limit for the whose jurisdiction is situated. Such appeal shall be lie within 60 days from the date of the along with the copy of the final order. अब लिमिट क्या है, कितने दिन के अंदर अंदर रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपील की जा सकती है? वो 16 डेज के अंदर की जा सकती है। द अपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉन फाइलिंग ऑफ अपील ऑफ सेक्शन 6 shall serve a notice to accompany with by the appeal and respondent fixed by the rent tribunal under section 17 for the appearance of the parties before it. If the respondent fail to appear on the date of a fixed appeal tribunal, he may be proceeded against the ex party. In case of a final order under section 17 was passed by the ex party proceeding against any party, the appellate tribunal shall issue a notice accompanied by the party of a fix of the date not later than a 30 day requiring respondent to appear before the date of a fix and service. Such a notice shall be effected through the process.
The appellate tribunal shall thereafter fix a date of hearing shall not be later than 40 days from the date of service of notice of appeal on respondent, and the appeal shall be disposed of within a period of 180 days from the date of service of notice of appeal in a respondent. अब नोटिस के बाद डेट लगेगी 40 डेज से ज़्यादा दिन की नहीं लगेगी, और ये जो डिस्पोज ऑफ है वो 180 डेज के अंदर ये डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी अपील. वेयर दी अपीलेट ट्रिब्यूनल कंसीडर इट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ अराइविंग एट ए just and proper decision, it may allow filing of additional affidavit in the government stage of the proceeding in appeal. The appellate tribunal may in a decision हम अदर डॉक्यूमेंट भी इसमें सप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 19 में, सबसेक्शन 19 का सबसेक्शन 9 के अंदर. द अपीलेट ट्रिब्यूनल में इज ए डिस्क्रिशन पास इन ए इंटरलोकेटरी ऑर्डर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील एज मे बी डीम्ड फेयर. इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या है कि ड्यूरिंग द जिसको हम इंटरिम ऑर्डर कह सकते हैं. वाइल द डिसाइडिंग द अपील ट्रिब्यूनल में recording the reason thereof, confirm, vary, set off, reverse, modify the order passed by the rent tribunal, or in necessary in interest of a justice, remanded the case of rent tribunal along with such direction as they deem fit. Appellate tribunal shall issue appropriate recovery certificate according to the decision of the rendered by it. The decision of the appellate tribunal shall final, or no further appeal revision shall be lie against this order. On the application of any of a party, an alter notice of a parties after hearing of such them have desire to be heard on motion without such notice, the appellate tribunal may at this stage transfer any case from one tribunal to another tribunal. ट्रांसफ़र किया जा सकता है उन एप्लीकेशन पे या अब ऑन मोशन पे भी अपने ट्रिब्यूनल एक से दूसरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब है सेक्शन 19A जो 2017 में अमेंड किया गया. Power of a tribunal of order payment of a rent and arrear thereof during the pendency of a petition and appeal, जिसको हम जैसे हमने अभी देखा था कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर सब सेक्शन जो 10 था 19 का उसमें देखा था वही है ये. एन एप्लीकेशन ऑफ ए लैंडलॉर्ड द ट्रिब्यूनल शेल आफ्टर हियरिंग द पार्टी टू द पिटिशन और अपील केस में बी ऑर्डर दैट द टेनेंट शेल पे टू द लैंडलॉर्ड ऑल द ड्यूज एंड अकाउंट ऑफ ए रेंट देयरफॉर forthwith and shall continue pay the rent during to the pendency of the petition or appeal as the case may be and when it became due. एग्जीक्यूशन ऑर्डर की अब कैसे होगी, ऑर्डर हो गया उसके बाद अपील भी डिसाइड होगी, तो अब एग्जीक्यूशन कैसे डाली जाएगी, कहाँ डाली जाएगी, एग्जीक्यूशन कोड कौन सी है. द रेंट ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी एग्जीक्यूटेंट in the manner prescribed in a final order as may be passed by the act by the adopting any one or more of the following modification, and namely attachment and sale of the movable and immovable property of the opposite party, arrest and detention of the opposite party, attachment of one or a more bank account of opposite party and certify that the amount order of a paid of such account, attachment of salary and allowances of the government servant, employee who have a nationalized bank, local authority, corporation and government company, appointment any advocate as a commissioner on a such a remuneration as may be fixed for the deputing any person of the tribunal or a local administration, local body executant thereof, the delivery of a possession of the premises in applicant. उसके बाद ट्रिब्यूनल में इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन टू फाइनल ऑर्डर एंड अदर ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट रिक्वायर्ड टू हेल्प द फ्रॉम द लोकल कमिश्नर और लोकल बॉडीज एंड पुलिस ऑफिसर, ये हेल्प वगैरह भी ले सकते हैं. सब सेक्शन 2 में एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर में सेक्शन 20 का सब सेक्शन 2 में. सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इफ द टेनेंट डज नॉट वैकेट द प्रीमाइसेस विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन, ही शैल बी लायबल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ए सर्टिफिकेट, pay the man's profit at the rate of a 2 times in the rent in case of a premises let out for the residential purpose as the time to rent in a case premises let out of the commercial purpose, the 3 times rent certificate of recovery immediate possession under section 16. अब अगर रेजिडेंशियल पर्पस है और वो 3 महीने के अंदर अंदर उसे खाली नहीं करता, पोजेशन नहीं देता, तो उसका 2 टाइम उसको मैंस प्रॉफिट देना पड़ेगा. अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है वो, तो उसे मैंस प्रॉफिट 3 टाइम उसको एज ए रिकवरी के रूप में उसे देना पड़ेगा टेनेंट को. दी टेनेंट दी रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू द फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास बाय अंडर द एक्ट इज समली मैनर डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन मेड विद इन ए 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपोजिट पार्टी. 45 दिन के अंदर अंदर एक्सपीडिएटली
उसे सर्व करना पड़ेगा और उसे डिसाइड करना पड़ेगा। फाइलिंग ऑफ द अपील और अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर issue of certificate of recovery of possession, immediate possession shall not serve the tenant born in a liable to pay the man's profit at the rate specified under section 3 unless the specific order otherwise by the appellant and tribunal or the court before the such made or under the challenge and the order issue of a recovery certificate finally maintained in tenant shall liable to pay the man's profit in a rate of specified in section 3। दोबारा से पढ़ लेते हैं। मैंस प्रॉफिट उसे कब देना है और कब नहीं देना है। फाइलिंग ऑफ एन अपील एंड ए प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इश्यू ऑफ ए सर्टिफिकेट रिकवरी पोजेशन और इमीडिएट पोजेशन नोट सेव द टेनेंट borne his liability to pay the man's profit at the rate specified in subsection 3 unless the specifically order otherwise by the appellate tribunal or by the court before such order is under the challenge or and if the order of issue of recovery certificate finally maintained the tenant shall be liable to pay the man's profit at the rate of specified under section 3 on the date of। अब टेनेंट ये बचने ऐसे नहीं ये कह के नहीं बच सकता कि जो रिकवरी जो मैंस प्रॉफिट उसे देना है कि उसमें जो अपील का ऑर्डर है या अदर ऑर्डर है उसमें इस बारे में नहीं लिखा गया है मैंस प्रॉफिट के बारे में, तो ये कह के उसको नहीं बच सकता। द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल पिटिशनर शैल टेंटली मार्क्ड बाय द एग्जिबिट H1 और H2 करेगा। सो द रेडिंग एंड द डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट शैल बी सिमिलरली बाय द A1। जो रिस्पोंडेंट है वो कैसे एग्जिबिट करेगा, A1 और A2 के हिसाब से करेगा, रेडिंग से करेगा। इन दी एफिडेविट टू डॉक्यूमेंट शैल बी रेफर्ड बाय द एग्जिबिट मार्क एंड द सिग्नेचर एंड द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन एफिडेविट शैल बी डिस्टिंक्टली अलग अलग मार्क्ड बाय द पार्टी फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट A to B or C to D as the reading। The rent tribunal and the appellate tribunal shall not be bound to the procedure laid down by the code of civil procedure but shall be the guiding the principle of a natural justice and subject to the other provision of the act or the rules and the under thereunder and shall have power to regulate their own procedure and for the purpose of discharging the function of the authority and power of under the vested civil code procedure। तो अपनाएगा सिविल कोड का प्रोसीडिंग में अपना सकते हैं, जैसे कि नोटिस करना, एक्स पार्टी करना, वो सब प्रोसीजर बना सकते हैं, लेकिन वो अपने रूल्स हैं वो भी उसमें बना सकते हैं। जैसे कौन से, जैसे कि समनिंग करना, डिस्कवरी करना, रिव्यूइंग ऑफ डिसीजन करना, इशू ऑफ कमीशन करना, डिसीजन पार्टीशन करना, ब्रिंग ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव करना, एज द केस में भी जैसे भी सिविल कोर्ट में होता है उस प्रोसीजर को वो अपना सकते हैं। प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। पावर ऑफ द रेंट अथॉरिटी क्या है? प्रोविजन कंटेन द सबसेक्शन 21 विद रिगार्ड टू प्रोसीजर एंड पावर ऑफ ए रेंट ट्रिब्यूनल शैल मुतंडिस बी एप्लीकेबल टू द रेंट अथॉरिटी while the entertaining, hearing the deciding the petition and applicability, furnishing for his word the rent authority was substitute the word of rent tribunal wherever occurring therein। Model forms। Every petition or appeal as possible shall be in a model form। जो शेड्यूल C में दिया गया है उस मॉडल फॉर्म के अनुसार पटिशन हमें डालनी पड़ेगी। चैप्टर VA है, ये 2017 में अमेंड किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी एग्रीमेंट एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी के बारे में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट ऑफिसर ऑफ राजस्थान सर्विसेज नोट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर रेंट अथॉरिटी जुडिशियल एरिया एवरी रेंट ट्रिब्यूनल टू रेफर द फंक्शन एट द एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर अंडर सेक्शन 22(20) D G3 or as may be। An appeal against the order of a rent authority shall to be rent tribunal within a 60 day from the date of order, save and expressly provided that every order of a rent authority it not be reversed, altered or modified by the rent tribunal in appeal shall be final and shall not be called the question in any civil cause। अगर उस अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या है? जो टेनेंसी का एग्रीमेंट है वो क्या है? नोट पर एनीथिंग कंटेनिंग दिस एक्ट any other law for the time being in force, no person shall after the commencement of the Rajasthan Rent Control Act 19 let or take on rent by the premises except by the agreement in writing and the particular of the such agreement shall be communicated to the rent authority by the landlord or tenant jointly from the specified in a schedule D, where in relation to the tenancy created
from the commencement of Rajasthan Act Control Act. An agreement in a writing having already been entered into, particular thereof shall be accompanied as specified in Schedule D में जो एग्रीमेंट का प्रोसीजर है वो उसमें रखा जाएगा. No agreement in writing was entered into the landlord or the tenant shall enter in agreement in writing regarding the tenancy and communicate the particular thereto specified in Schedule D, provided that where a landlord and tenant fail to present jointly or a copy of a tenancy agreement clause A, B and fail to reach the agreement under B, such landlord and tenants shall separately file the particular about such tenancy. Every agreement referred to subsection 1 shall be executed from the commencement of the tenancy and the agreement required by the executive of clause B of subsection 2. अब period of tenancy क्या है? All the tenancy entered into the commencement of the Rajasthan Control Act Amendment 2017 shall be forced in period as the agreement agreed between the landlord and the tenant as specified in a tenancy agreement. The tenant may approach the landlord for renewal or extension of a tenancy within a period of agreed the tenancy period and the tenancy period, and if agreeable to be landlord may enter into a new tenancy agreement with the landlord mutual agreed term and conditions. If a tenancy of a fixed term and has not been renewed and premises not been vacated by the tenant, the end of such tenancy, the tenancy shall be deemed to be renewed on a month basis on the same term condition in the expired tenancy agreement for a period of 6 months, or shall thereafter shall deemed to be have been expired unless renewed by the landlord agreement with the tenancy. tenancy का जो agreement है अगर वो expire हो गया है अगर और वो उस premises को वैकेट नहीं करता है तो जो टेनेंसी हमारी उसको मंथ बाय मंथ कैलकुलेट किया जाएगा 6 मंथ तक, और वो 6 मंथ तक भी कैलकुलेट किया जाएगा तो उसका इविक्शन का ऑर्डर हो जाएगा. रिवीजन ऑफ ए रेंट इन ए सर्टेन सर्कमस्टांसेस. अब रिवीजन ऑफ रेंट की जो कंडीशंस हैं वो अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे जो सेक्शन 22D में दी गई हैं कि वेयर द लैंडलॉर्ड आफ्टर द commencement of the tenancy and in agreement with the tenant has occurred expenditure on account of improvement, addition of a structure, altered or premises occupied by the tenant which does not include the repair necessary to be carried out, the landlord may increase the rent of the premises by the amount agreed between the landlord and the tenant prior to the commencement of the work. Such increasing the rent shall become effective from the month after the completion of the work. अगर लैंडलॉर्ड ने कुछ अल्टर कर दिया है टेनेंट के लिए तो उसका वो रिवीजन ऑफ रेंट कर सकता है, लेकिन वो रिवीजन ऑफ रेंट अप्लाई कब होगा? 1 महीने के बाद, जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके 1 महीने के बाद वो रेंट रिवाइज रेंट अप्लीकेबल होगा. वेयर द आफ्टर द रेंट ऑफ ए प्रीमाइज हैज़ बीन एग्रीड टू ए फिक्स एंड हैज़ बीन डिक्रीज और डिमिनिशिंग ऑफ ए डेटोरेशन ऑफ एकोमोडेशन हाउसिंग सर्विस प्रीमाइज द टेनेंट में क्लेम ए रिडक्शन ऑफ द रेंट. अगर वही जो इम्प्रूवमेंट उसने की है या उसको डिटोरेशन किया है, उसको ख़त्म किया है एकोमोडेशन को, या उसकी एकोमोडेशन को कम किया है, तो रिडक्शन ऑफ रेंट की भी टेनेंट रिवीजन डाल सकता है. इन केस ऑफ ए कन्फ्लिक्ट द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बाय द अप्रोचिंग द रेंट अथॉरिटी और फाइलिंग ऑफ द पिटीशन रेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर अगर रिवीजन में कुछ कन्फ्लिक्शन है तो टेनेंट या लैंडलॉर्ड दोनों ही रेंट ट्रिब्यूनल में अपनी पिटीशन डाल सकते हैं. रेंट अथॉरिटी टू फिक्स ए रिवाइज रेंट इन ए सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन ए 22D, तो रेंट अथॉरिटी 22D के अनुसार उसको रिवाइज कर देगी जो दिया गया है 22E में. सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द एग्रीमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इट शैल बी लॉफुल फॉर द लैंडलॉर्ड चार्ज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट इक्वल टू ए 1 मंथ रेंट. सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी हो सकती है? इक्वल टू 1 मंथ के हिसाब से हो सकती है. द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू ए टेनेंट विद इन ए 1 मंथ आफ्टर द वेकेशन ऑफ द प्रीमिसेस. अगर टेनेंट ने वैकेट कर दी है वो प्रीमाइसिस तो 1 महीने के अंदर अंदर उसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस देनी पड़ेगी. वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉट रिफंडेड बाय द टेनेंट विद इन ए पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 द टेनेंट में फाइल एप्लीकेशन विद लैंडलॉर्ड डायरेक्टिंग द लैंडलॉर्ड टू रिफंड द सिक्योरिटी मनी. अगर वो 1 महीने के अंदर या जो सबसेक्शन 2 में दिया गया है उसके अंदर वो रिफंड नहीं कर देता है उसकी, तो वो भी कोर्ट में टेनेंट जा सकता है. डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद इन ए रेंट ट्रिब्यूनल इन ए सर्टेन सर्कमस्टांसेस. अब जो डिपॉजिट ऑफ रेंट है किन सर्कमस्टांसेस में रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है या जमा किया जा सकता है? वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रेंट
tendered by the tenant in a manner specified in subsection 5 and refuse to give the receipt, the tenant may dispose of the same periodically time within a rent authority. अगर वो लेने से ना कर देता रेंट तो रेंट अथॉरिटी को जमा कर सकता है. वेयर इन ए केस ऑफ ए बोनाफाइडली डाउट दैट ए रीजन ऑफ ए पर्सन होम इज रेंट इज पेबल. अगर टेनेंट को लगता है कि वो 2 पर्सन है और किसको वो दे, अगर डाउटफुल है तो वो उस हिसाब से भी रेंट अथॉरिटी में वो जमा करा सकता है. आफ्टर डिपॉजिट ऑफ द रेंट अथॉरिटी शैल इन्वेस्टिगेट द केस एंड पास एन ऑर्डर बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ द केस. द अमाउंट ऑफ रेंट डिपॉजिट अंडर द सेक्शन शैल बी counted to a such a manner as they may be prescribed, shall be kept in a personal deposit account, shall be operated by the bank, landlord and a lawful claimant in a manner as may be prescribed. The receipt of the landlord rent deposited under subsection 1 and 2 case may be shall not be operated as admission of a correctness of a rent. Other fact stated by the tenant while depositing the same. अब एम्यूनिटीज़ क्या हैं? चैप्टर 6 क्या कहता है एम्यूनिटीज़ के बारे में? लैंडलॉर्ड नोट टू डिसकंटिन्यू और विद होल्ड द एम्यूनिटीज एन्जॉयमेंट बाय द टेनेंट. अब डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता, विद होल्ड भी नहीं कर सकता. सेक्शन 23 क्या कहता है एम्यूनिटीज़ का? नो लैंडलॉर्ड आइदर हिमसेल्फ आर एक्टिंग थ्रू एनी पर्सन प्रपोर्टिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ शैल डिसकंटिन्यू और विद होल्ड द एम्यूनिटीज एन्जॉय बाय द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमिस ऑफ लेट आउट टू him. The landlord may however discontinue without any amenities with the premises shall be premises it be satisfied that the tenant not paid the charges in amenities which he has liable to pay. On the petition of the landlord the premises discontinue or withhold the amenities. On the petition tenant restoration of amenities the rent authority shall issue a notice to other party after hearing the party order it may be deemed fit. During the pendency of the inquiry under section and rent authority may pass and such a interim order as may be deemed fit. interim order भी पास करती है सेक्शन 23 का सबसेक्शन 3 में. उसके बाद the rent authority shall conduct the procedure under the section is a summary processing manner and dispose of the application of the landlord tenant within a 60 day from the date of representation या प्रेजेंटेशन ऑफ द पटिशन. ड्यूटी ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड क्या है सेक्शन 24 में? द एब्सेंस ऑफ ए रिटर्न एग्रीमेंट एसेंशियल रिप्लाइज इन एवरी ईयर इन एक्सपेंडिचर अप टू 5% ऑफ द एनुअल रेंट शैल बी कैरिड आउट बाय द टेनेंट एट इज ओन कॉस्ट ऑफ एसेंशियल रिपेयर और इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 5%. द एनुअल रेंट शैल बी कैरिड एंड out by the landlord and receiving notice from the tenant. इन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एसेंशियल रिपेयर है वो कर सकता है इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर अप टू द 5% ऑफ एनुअल रेंट के हिसाब से, प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड नेग्लेक्ट दैट द अंडरटेकिंग एसेंशियल रिपेयर विद इन ए पीरियड ऑफ ए 15 day from the date of receipt of notice. The tenant shall be liable to move the rent authority for the premises to undertake the repair along with the essential of the such repair, and where the premises is guaranteed by the rent tribunal it shall be the pass an order in regard to the recovery of such cost from the landlord by the setting out of the amount of the payable to the tenant. अगर टेनेंट के नोटिस के बाद अगर लैंडलॉर्ड उस रिपेयर को मना कर देता है तो टेनेंट रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जा सकता है और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो रिपेयर पे जो खर्चा आएगा वो उसके रेंट में से काटने का ऑर्डर कर सकती है. सेक्शन 24 से क्या कहते हैं? 24 से कहता है डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग एंड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 23 एंड 24. ऑल द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 23 एंड 24 पेंडिंग बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द राजस्थान कंट्रोल एक्ट शैल बी कंटिन्यूड एंड रिन्यूड. रेंट ट्रिब्यूनल में पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर देयर ऑफ कर सकती है. इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमिसेस कर सकती है सेक्शन 25 में. मेंबर एंड स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल में पब्लिक सर्वेंट एंड देयर कंट्रोल हो सकता है. जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा. रेंट ट्रिब्यूनल भी ए पब्लिक सर्वेंट और प्रोटेक्शन ऑफ ए एक्शन. 26A में कहते हैं द प्रिजाइडिंग ऑफिस ऑफ द रेंटल अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन पब्लिक सर्वेंट वे द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड. नो शूट एंड लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट द रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज गुड फेथ डन इंटेंट टू बी दी डन इन ए परसुएंस ऑफ दिस एक्ट. लिमिटेशन क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट. लिमिटेशन एक्ट 1930 एप्लीकेबल
पटिशन के लिए, अपील्स के लिए और एप्लीकेबिलिटी के लिए लागू होता है। कोर्ट फीस, द कोर्ट फीस एप्लीकेबल इन ए पटिशन एप्लीकेशन अपील इन ए ट्रिब्यूनल सेम एज वुड बी पेबल इफ द सूट इज द एप्लीकेशन अपील आर फाइल्ड बाय द सिमिलर इन ए सिविल कोर्ट के अनुसार आएगा। अब एक्ट टू बी हैविंग ओवर अफेक्टिंग, अब ये सारे के सारे हैं 32 रिवील और रिपील्ड करने के बाद अब हमने जान लिया है कि कब कैसे दे सकते हैं, कौन सी कंडीशंस इसमें हो सकती हैं। अब इसी के बाद अब हम जो राजस्थान सिविल जज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको हम इसमें इसी एक्ट में हम डिस्कस करेंगे इसी अपनी वीडियो में। तो उनको डिस्कस करने के लिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड रेंट कंट्रोल एक्ट रिसीव एज असेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पास कब गया असेंट के लिए? 25 फरवरी 2003। व्हेन डिड रेंट कंट्रोल एक्ट कम इनटू द फोर्स, अब ये इफेक्ट कम इनटू द फोर्स कब आया? तो ये आया 21/3/2003 में। असेंट के लिए कब गया? 25/2/2003 को। और कम इनटू द फोर्स कब आया? 21/3/2003 को। ये हमारा सी पार्ट सेक्शन, जो इसका सी पार्ट है वो है 21/3/2003। एज पर द सेक्शन 2A एमिनिटीज़ इंक्लूड। अब सेक्शन 2A में हमने एमिनिटीज़ पढ़ी थी, वो कौन कौन सी हैं? सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी ये भी है, पासेज एंड स्टेयरकेस ये भी है, लेबोरेटरीज ये भी है, लिफ्ट है, टीवी केबल है, टेलीफोन है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए, कि सभी की सभी जो दी गई हैं ये हमारी एमिनिटीज़ में इंक्लूड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन द लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन किस में दी गई है? तो सेक्शन 2C में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है। तो हमारा आंसर है बी। एज पर सेक्शन 2P प्रीमाइसिस इंक्लूड। प्रीमाइसिस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? तो लैंड यूज़ फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो इसमें यूज़ होती नहीं है। फार्म बिल्डिंग के लिए भी यूज़ नहीं होती है। रूम्स के लिए एकोमोडेशन, होटल, धर्मशाला, इनर सराय के लिए भी ये यूज़ नहीं होती है। तो इसमें से कौन कौन सी प्रीमिसेस आ गई? तो इसमें से कोई भी यूज़ नहीं होती है। तो हमारा आंसर आएगा डी, नन ऑफ अबव। उसके बाद है एज पर 2H सीनियर सिटीजन मीन्स ए सिटीजन ऑफ इंडियन हु हैज़ बीन अटेन द एज ऑफ सी 65 ईयर ऑफ आर मोर। 65 साल और उससे मोर हो गई है तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन कौन सी हैं? रेंट में इंक्लूड द चार्जेस पेएबल फॉर एमिनिटीज़, ये तो हमने देखा ही था कि उसमें इंक्लूडिंग ऑफ एमिनिटीज़ में लागू नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं है। रेंट शैल इंक्लूड द चार्ज पेएबल फॉर एमिनिटीज़, ये भी इंक्लूड नहीं है। रेंट शैल नॉट इंक्लूड द चार्ज ऑफ एमिनिटीज़, ये करेक्ट आंसर है। द रेंट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस ऑफ एमिनिटीज़, सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज्ड बाय द टेनेंट टू मेक द पेमेंट ऑफ रेंट। कौन कौन से मेथड से वो रेंट पे कर सकता है? हमने क्या पढ़ा था? बाय द पर्सनल पेमेंट, ये भी पढ़ा था। बाय कैश, ये भी पढ़ा था। बाय चेक, बाय बैंक ड्राफ्ट, ये भी पढ़ा था। द पेमेंट इन ए बैंक अकाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द लैंडलॉर्ड, ये भी पढ़ा था। बाय रिमिटेड थ्रू द पोस्टल ऑर्डर, ये भी पढ़ा था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, आइदर ए, बी और सी। कोई सी भी किसी भी टर्म से हम उसको रेंट पे कर सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द रिवीजन ऑफ द रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसी में सेक्शन कौन सा अप्लाई होता है? सेक्शन 6 में हम एग्जिस्टिंग टेनेंसी की जो रिवीजन ऑफ रेंट है वो हम उसमें कर सकते हैं, सेक्शन 6। उसके बाद है एज पर सेक्शन 7(2) एग्रीमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ रेंट एक्सेस ऑफ 5% पर एनम शैल बी वैलिड वॉइड एब इनिशियो, क्या है? वॉइड टू द एक्सटेंट क्या है, कब तक है? तो वॉइडेबल नहीं है, वॉइड भी नहीं है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि शुरू से ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉइड टू द एक्सटेंट तक है।
फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर डील विद द टेनेंसी। अब टेनेंसी के लिए कौन सा चैप्टर लागू होता है? तो टेनेंसी के लिए चैप्टर 3 है, जिसमें हम टेनेंसी की कंडीशंस होती हैं। ए लैंडलॉर्ड कैन लेट आउट द प्रीमाइसेस फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग, कितने साल के लिए हमने पढ़ा था? वो 3 साल तक के लिए दे सकता है। तो हमारा आंसर है बी 3 ईयर। वेयर द प्रीमाइस रिक्वायर्ड फॉर लेटिंग आउट प्रीमाइसेस फॉर द लिमिटेड पीरियड हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर लेटिंग आउट द प्रीमिस ऑफ द लिमिटेड पीरियड, किसकी परमिशन ज़रूरी होती है लिमिटेड पीरियड के लिए टेनेंसी देने के लिए? तो रेंट ट्रिब्यूनल की होती है। विच आर द फॉलोइंग द सेक्शन डील विद इविक्शन ऑफ टेनेंट, टेनेंट की इविक्शन के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? सेक्शन 9 में इविक्शन पिटीशन हम डाल सकते हैं। तो आंसर है सी। हु मे ग्राउंड एज ए मेंशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ इविक्शन ऑफ टेनेंट, कितने ग्राउंड उसमें दिए गए हैं? तो 15 ग्राउंड्स उसमें इविक्शन के सेक्शन 9 में दिए गए हैं। तो आंसर हमारा सी। एज पर सेक्शन 9A, एज पर सेक्शन 9A ए टेनेंट कैन बी इवेक्टेड इफ ही हैज ए आइदर पेड नो टेंडर द रेंट ड्यू फ्रॉम हिम, कितने दिन के लिए हमें पढ़ा था? कितने दिन का अगर वो रेंट पे नहीं करता है, वो पढ़ा था हमने 4 मंथ्स के लिए। तो सेक्शन तो 16 का सी आ गया 4 मंथ के लिए। और वेयर द इविक्शन टेनेंट इज शाउट बी अंडर सेक्शन 9A द लैंडलॉर्ड शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेटिंग आउट द प्रीमाइसेस टू एनी अदर पर्सन विद इन ए पीरियड ऑफ। अब 9(1) में क्या था कि अगर वो इमीडिएट पोजेशन लेता है किसी चीज़ के लिए, अपने वर्क के लिए, उसको रहने के लिए लेट आउट करवाता है, उसको इविक्ट करता है, तो कितने दिन के उसको अगेन लेट आउट नहीं कर सकता, वो था 3 ईयर। तो हमारा आंसर हो गया 17 का बी 3 ईयर। ए टेनेंट कैन बी इविक्टेड इफ ही हैज़ नॉट यूज फॉर द प्रीमिसेस विदाउट द रीजनेबल काज फॉर ए कंटिन्यूइंग पीरियड ऑफ। अब जो A tenant can be evicted if he has not used the premises without reasonable cause continuing period of a 6 month हमने पढ़ा था। अगर 6 महीने तक उसका कंटिन्यूइंग यूज़ नहीं कर सकता है तो इविक्शन पिटीशन हम डाल सकते हैं। अंडर सेक्शन 10 ए पिटीशन कैन बी फाइल्ड टू रिकवर ए पोजेशन ऑफ। अंडर सेक्शन 10 में सेक्शन जो 10 है उसमें किस प्रकार के पोजेशन को हम रिकवर कर सकते हैं? तो वो है जो रेजिडेंशियल प्रीमिसेस है उसके पोजेशन को हम रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है कि अपील फ्रॉम द रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगल डिस्पोज ऑफ टेनेंट। तो हमने क्या पढ़ा था? वो 30 डेज़ के लिए, तो 15 डेज़ पहला आ गया। 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन नहीं, तो इसमें लिखेंगे हम सी 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द डिस्पोजेशन, जिस दिन उसे उस डिस्पोजेशन की नॉलेज होती है उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर। विच इज़ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रोसीजर ऑफ रिकवरी ऑफ द पोजेशन अंडर सेक्शन 11। प्रोसीजर कहाँ पे है सेक्शन 11 के अंदर रिकवरी का? तो वो है सेक्शन 12। तो हमारा आंसर हो गया ए। उसके बाद है क्वेश्चन 22 ऑन फाइलिंग ऑफ द पिटीशन अंडर सेक्शन 12A द रेंट कंट्रोल शैल फिक्स ए डेट नॉट लेटर देन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ नोटिस। 21 दिन के अंदर अंदर अगली डेट लगेगी। एज पर द सेक्शन 12 लैंडलॉर्ड में सबमिट रिप्लाई विद इन ए डे ऑफ, कितने दिन के अंदर अंदर? 10 दिन के अंदर अंदर वो रिप्लाई हमें सेंड करेगा। तो आंसर हो गया बी। दी रेंट वे हु शैल कंस्टिट्यूट द रेंट ट्रिब्यूनल। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या बनाया था, कौन बनाएगा? तो हमने पढ़ा था कि रेंट ट्रिब्यूनल कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो उसके प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो कौन अपॉइंट करता है? वो करती है हाई कोर्ट। रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ, कौन होता है इसमें? एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, एक पर्सन ही इसमें कंसिस्ट इसमें रेंट ट्रिब्यूनल में होता है। तो आंसर है ए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो हमारा आंसर आ गया डी। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो किस रैंक का होना चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि वो सीनियर डिवीज़न से रैंक का कम नहीं होना चाहिए। तो आंसर आ गया हमारा बी सिविल जज सीनियर डिवीज़न। एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रिवीजन पिटीशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन ए डे ऑफ, कितने दिन के अंदर अंदर? 150 दिन के अंदर अंदर सर्विस ऑफ द टेनेंट के बाद हमें वो रिवीजन पिटीशन डिसाइड हो जाएगी।
उसके बाद है वेयर ए पटिशन इज फाइल्ड फॉर द इविक्शन ऑफ ए टेनेंट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल फिक्स डेट फॉर द हियरिंग विच शैल नॉट बी लेटर देन कितने दिन के लिए 180 दिन हमने पढ़ा था उसमें वेयर द पटिशन इज फाइल्ड फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट द रेंट ट्रिब्यूनल शैल फिक्स द डेट फॉर हियरिंग शैल नॉट बी लेटर देन द 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द टेनेंट। उसके बाद है क्वेश्चन 30 द पटिशन फाइल्ड फॉर द इविक्शन टेनेंट शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन। अब पटिशन जो इविक्शन के लिए पटिशन है कितने दिन के में डिसाइड हो जानी चाहिए, वो 240 दिन के अंदर अंदर डिसाइड हो जानी चाहिए। वेयर द लैंडलॉर्ड रिकवर द पोजेशन ऑफ ए प्रीमिसी लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस द सर्टिफिकेट इशूड शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम द पीरियड ऑफ, हमने पढ़ा था 3 मंथ। सो सेक्शन, तो हमारा आंसर हो गया सी 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन। उसके बाद वेयर द लैंडलॉर्ड रिकवर द पोजेशन ऑफ ए प्रीमिसी लेट आउट फॉर द कमर्शियल यूज द सर्टिफिकेट इशूड नॉट बी एग्जीक्यूटेबल, हमने पढ़ा था उसमें 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन। आंसर हो गया सी। द पटिशन फाइल्ड फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ जो इमीडिएट पोजेशन की है कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, वो 185 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द टू द टेनेंट। सर्टिफिकेट इशूड फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजेशन शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेबल फ्रॉम द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन। वेयर द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ जुडिक्शन रेंट ट्रिब्यूनल हुज द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द जुडिक्शन ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल की जो जुडिक्शन है कौन से सेक्शन में है, वो है सेक्शन 18 में जुडिक्शन। हु हैज़ द अथॉरिटी टू कंस्टिट्यूट ए अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन बना सकती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। द ट्रिब्यूनल प्रेसिडेंट शैल कंसिस्ट है 1 पर्सन होता है, तो 37 का हो गया ए। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल शैल बी मेंबर ऑफ द, कौन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर विद द मिनिमम ऑफ 3 year एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आंसर हो गया हमारा सी। 39 में का वेयर इज ए पीरियड फाइलिंग विद द पीरियड ऑफ इन ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ए रेंट ट्रिब्यूनल, कितने दिन में, 90 दिन के अंदर अंदर। अपील शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन ए पीरियड, अपील अब कितने दिन के लिए, कितने दिन में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए अपील जो है, अपील कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए 180 दिन के अंदर अंदर। लेकिन जो इविक्शन की पिटीशन थी वो कितनी होनी चाहिए, वो 240 थी, लेकिन अपील 180 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। विट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें क्या है, एन अपील कैन बी लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्या रिवीजन डाली जा सकती है, ए रिवीजन कैन लाई डिसीजन ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, क्या अपील डाली जा सकती है या रिवीजन डाली सकती है, ना इधर अपील ना इधर रिवीजन डाली जा सकती है। तो हमारा आंसर है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके ऑर्डर के खिलाफ ना ही रिवीजन डाली जा सकती है ना ही अपील डाली जा सकती है, तो हमारा आंसर है सी। अब ऑर्डर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, क्या क्या ऑर्डर कर सकती है, अटैचमेंट कर सकते हैं, ये भी पढ़ा हमने, अटैच एंड डिटेंशन कर सकती है, अपॉइंटमेंट एडवोकेट एज ए एलसी कर सकती है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर सकती है, अटैचमेंट ऑफ वन ऑफ द मोर बैंक कर सकती है, अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कर सकती है। तो हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी ऑर्डर वो कर सकती है, डी। उसके बाद है कि एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए रेंट शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ ए 45 दिन। 45 दिन हमने पढ़ा है कि नोटिस ऑफ द अपोजिट पार्टी जो एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन है वो डिसाइड हो जानी चाहिए 45 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, कौन से हैं, सेक्शन 21 जो पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के दी गई है। दी डॉक्यूमेंट्स पटिशनर शैल बी मार्क कैसे करेगा, हमने पढ़ा था कि कैसे करेगा, वो मार्क कैसे करेगा, तो एग्जिबिट 1 और एग्जिबिट 2 के हिसाब से वो मार्क करेगा। और रिस्पोंडेंट कैसे करेगा, हमने कहा था कि वो A1 और A2 के हिसाब से करेगा, इसमें आएगा बी। 46वें का है बी। वेयर द फॉलोइंग सेक्शन डील विद होल्डिंग ऑफ एमिनिटीज़, अब विद होल्डिंग वाली एमिनिटीज़ के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 23। एन एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 23 डिस्पोज ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ, कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी, 60 दिन के अंदर अंदर, जो कि इम्यूनिटीज़ के लिए है। विच आर द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द
टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो सेक्शन 24 फॉलोइंग सेक्शन डील विद द ड्यूटीज़ ऑफ द रेंट एंड लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ किस में गई हैं, सेक्शन 24 में दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पढ़ लेते हैं हम पहले। इन द एब्सेंस ऑफ ए रिटर्न एग्रीमेंट एसेंशियल रिपेयर इन ए एवरी इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर अप टू 50% ऑफ रेंट शैल बी कैरिड आउट बाय द टेनेंट। इन द absence of written agreement repair in one yearly involving expenditure 15% rent shall be carried out by the landlord or receiving the notice from the tenant। तो इसमें है बोथ, बी और सी हम दोनों ही इसमें पढ़ा था हमने, कब कब वो रिपेयर कर सकता है। उसके बाद है द लैंडलॉर्ड कैन इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस आफ्टर गिविंग प्रायर इंटीमेशन ऑफ, कब जा सकता है, 7 दिन का प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन शैल नॉट बी कैरिड आउट बाय द लैंडलॉर्ड मोर देन वंस इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ में केवल सिर्फ एक ही कर सकता है वो, तो आंसर है हमारा बी। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए रेंट ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी कंट्रोल। तो वो क्या है, हमारी की सारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह जो भी करना है वो कौन करेगा, हाई कोर्ट, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी उसकी कौन है, हाई कोर्ट। मैच द फॉलोइंग, अब हमें मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑन लिमिटेशन एक्ट 1963, तो पहले का आएगा सेक्शन 27, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 27 में है, तो पहले का आएगा 3। उसके बाद 1 पटिशन अंडर सेक्शन 23 एंड 24, कोर्ट फीस इज़, कितनी कोर्ट फीस होगी, वो 100 रुपीज़ होगी। ऑन द पटिशन और रिवीजन ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 6 एंड 7 कोर्ट फीस, वो क्या होगा, सेक्शन 2, उसकी पटिशन कितनी होगी, रिवीजन पटिशन की उसकी होगी 250 रुपये, तो हमारा आंसर है बी। उसके बाद है हु हैज़ बी पावर टू मेक ए रूल ऑफ अ पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कौन रूल बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। हाउ मैनी चैप्टर इन दिस रेंट कंट्रोल एक्ट में कितने चैप्टर हैं, तो 7 चैप्टर हैं इसमें टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर डील विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रिब्यूनल, के लिए कौन सा चैप्टर है 5, तो उसमें आएगा बी। हाउ मैनी सेक्शन इन द कंट्रोल एक्ट, सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि टोटल 32 सेक्शन इसमें हैं, तो हमारा आएगा सी। मॉडल फॉर्म ऑफ द पटिशन अपील एंड प्रोवाइडिंग अंडर सेक्शन, मॉडल फॉर्म कौन सा है वो हमारा मॉडल फॉर्म ए और बी दोनों ही हैं। तो दोस्तों हम अब इसमें हमने रेंट एक्ट भी पूरा हमने इसमें पढ़ लिया, और उसके अनुसार हमने जो क्वेश्चन हमारे बनते थे वो भी हमें पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेंड करें ताकि उनको भी ये लीगल नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।